स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अरबिंदो करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है ना, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, और जो बच्चे BA कर रहे हैं और MA कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF निकालना चाहते हैं, TGT करना चाहते हैं, TGT करना चाहते हैं, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये इन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों से ज़रूर ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, या आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, है ना, अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है ना, आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं, जितने ज़्यादा शेयर करते हैं, मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे लेक्चर बनाता रहता हूँ। ठीक है ना, तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, और जो बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उन तक ही ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए ये वीडियो। ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करेंगे। श्री अरबिंदो, ठीक है ना, उनका जो कार्यकाल है 1872 से लेके, मतलब जन्म इनका 1872 में हुआ था और मृत्यु 1950 में। तो ये इनका टाइम पीरियड है। ठीक है ना, श्री अरबिंदो भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रवाद की एक महान विभूति थे। ठीक है ना, तो क्या थे, भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रवाद के एक महान विभूति थे, या एक महान पहचान थे, या एक महान विद्वान थे। आप कोई भी शब्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप याद रखिएगा। 20वीं सदी के आरंभ में बंगाल प्रांत में जो उग्र आध्यात्मिक एवं धर्म प्रधान राष्ट्रवाद विकसित हुआ, अरबिंदो उस राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि विचारक थे। ठीक है ना, तो ये जो शुरुआती जो उग्र राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक से संबंधित जो विचार निकल के आए, ये उसमें उन विचारकों में शामिल हैं। ठीक है ना, प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, आप टाइम भी इनका देखते हैं, 1872 का जो टाइम है, उस समय 1905 तक आते आते एक गर्मपंथी जो था ना, वो दल तैयार हो गया था, है ना, और वो उग्र था। वो क्या था, उग्र था, और साथ ही से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की भावना भी पनप रही थी। तो ये उसी समय के विचारक हैं। ठीक है ना, प्रतिनिधि विचारक हैं, वो इन विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है ना, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद हो गया, ठीक है, धर्म प्रधान राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनके विचारों में वो चीज़ देखोगे, और ये उसको उसको वो भी करते हैं, मतलब उसका समर्थन भी करते हैं। ठीक है ना, इनका जन्म कलकत्ता के परिवार में हुआ था, और इनकी जो प्रारंभिक और उच्च शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी, वो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी या ब्रिटेन में, ब्रिटेन में। ठीक है ना, इंग्लैंड कह लो, ब्रिटेन, वही दोनों बात बराबर है। ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा। और इन्होंने प्राथमिक और उच्च दोनों ब्रिटेन में हुई थी, और लंदन में रहते उन्होंने 1992 में एक गुप्त संगठन लोटस एंड डगर, ठीक है ना, के सदस्य बन गए थे। ठीक है ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कमल या कटार कहते हैं। तो लोटस एंड डैगर बन गए थे, के सदस्य बने, और इसके सदस्यों को क्या था कि भारत की मुक्ति तथा पुनर्निर्माण की शपथ लेनी पड़ती, कि हम भारत को क्या करेंगे, आज़ाद करवाएंगे, और उसका दोबारा से एक नया भारत का निर्माण करेंगे, ऐसी शपथ इनको लेनी पड़ती थी। शुरू में इनके विचार बहुत ज़्यादा उग्रवादी थे। ठीक है ना, उग्रवादी मतलब वो वाला उग्रवादी नहीं है, मतलब
भारत को आज़ाद करवाने के लिए उग्र रूप अख्तियार किया इन्होंने, ठीक है ना, तो वो वाला है, गलत मतलब मत लेना बिल्कुल भी। अरविंद ने 1908 से 1910 के बीच में मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है ना, देखिए मैं कहता ना इनके विचार थोड़े उग्र थे शुरुआती दौर में, तो और अलीपुर बम कांड, ठीक है ना, एक तो मुजफ्फरपुर बम कांड, अलीपुर बम कांड और मनिक टोला बम कांड में आरोपी बनाया गया था, ठीक है ना इनको, किसमें, मुजफ्फरपुर बम कांड, अलीपुर बम कांड और मनिक टोला बम कांड में आरोपी बनाया गया। अनुशीलन समिति से संबंध व अलीपुर बम कांड में इन्हें जेल हो गई हुई, ठीक है ना, क्या होगी इनको, अनुशीलन समिति से संबंध व अलीपुर बम कांड में इन्हें क्या हो गया था, इनको जेल हो गई थी। इस 1910 में जेल से बाहर आकर ये फ्रांसीसी बस्ती जो पांडिचेरी चले गए, कहाँ चले गए, पुडुचेरी चले गए। मेरे को इनका जो ये है आश्रम है ना, ओरोविले आश्रम, मुझे यहाँ पे पुडुचेरी जाने का मौका मिला था, तो मैं इनके आश्रम में गया था, ठीक है ना, तो आप लोगों मतलब उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे गए हुए, तो मैं वहाँ पे गया था, मैंने देखा था इनका आश्रम बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको मिलेंगी, और आपको इनके विचारों के बारे में भी काफ़ी अंदाज़ा लगेगा कि हाँ भाई इनके किस तरह के विचार थे, ठीक है। एक आश्रम बनाया और फिर क्या है ना, ये जो है ना सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया, फिर इन्होंने 1910 से संन्यास ले लिया और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, मानवीय एकता और विश्व संघ जैसे विचारों का प्रचार किया। मतलब एक तरफ ये जहां 1910 से पहले एक उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, ठीक है ना, लेकिन 1910 के बाद ये क्या होता है कि ये सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, मानव की एकता और विश्व संघ जैसे विचारों पर कार्य करने लगते हैं, उन्हीं विचारों का प्रचार करते हैं, ठीक है ना। ये लोटस एंड डैगर के जब ये सदस्य बने थे ना, इसमें कहाँ गए लोटस एंड डैगर, लोटस एंड डैगर, ठीक है ना, लोटस एंड डैगर के जब ये सदस्य बने थे तो हुआ ये था कि भाई यहाँ से लौटने के बाद, ठीक है ना, इंग्लैंड से लौटने के बाद ये 1993 में 1893 में ये क्या है कि ये आपका जो बड़ौदा का महाविद्यालय था, एक बड़ौदा का महाविद्यालय, वहां पे इन्होंने अपनी शिक्षा वहाँ पे अपनी शिक्षण सेवाएं इन्होंने देनी प्रारंभ की थी। और 1905 में क्या हुआ था कि बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, तो ये लाल बाल पाल के साथ जाके मिल गए थे, ठीक है ना। 1905 में ये लाला लाजपत राय बाल पाल, उनकी तिगड़ी थी ना, उग्र नेता लाल बाल पाल के साथ इन्होंने फिर क्या किया कि उनके साथ मिलकर इन्होंने कार्य किया। तो इस तरह के इनके शुरू के विचार थे, शुरुआत में ये उग्र उसमें थे। अब इस प्रकार अरविंद के जीवन में 3 चरण हैं। प्रथम चरण में वे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, ठीक है। द्वितीय में उग्र राष्ट्रवादी हो जाते हैं और अंतिम चरण में ये आध्यात्मिक राष्ट्रवादी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आध्यात्मिक। तो आपसे ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित इनके चरण को कालानुक्रम कीजिए। अरविंद के जीवन चरण को कालानुक्रम कर लीजिए। तो प्रथम चरण में ये क्या होते हैं? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी होते हैं, दूसरे में उग्र राष्ट्रवादी बनते हैं और तीसरे में अंतिम चरण में आध्यात्मिक राष्ट्रवादी बन जाते हैं ये, ठीक है ना। रोला अरविंदो एशिया की प्रतिभा व यूरोप की प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट समन्वय थे। अब ये रोला जो है वो अरविंद के बारे में कहती हैं कि ये क्या बोलते हैं, एशिया प्रतिभा और यूरोप की प्रतिभा का एक सर्वोत्कृष्ट समन्वय थे, मतलब एक मिक्सचर थे दोनों का। ये भारतीय दार्शनिकों के क्या थे? सम्राट हैं। लॉर्ड मिंटो ने अरविंदो को भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति कहा है। तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन
आया भी हुआ है कि लॉर्ड मिंटो ने किसको सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति कहा था भारत का, तो वो थे अरविंदो। अब इनके ऊपर, अरविंदो के ऊपर प्रभाव किस किस का था, तो स्वामी विवेकानंद के वेदांत व आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है ना। किससे? स्वामी विवेकानंद के वेदांत और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा। और आयरलैंड के नेता जो थे ना, पार्नेल से निष्क्रिय प्रतिरोध की विधि इन्होंने जो ली थी, वो आयरलैंड के नेता पार्नेल से ली थी, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा, आपसे कोटेशन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। तो इसमें लिखा हो सकता है निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत इन्होंने किससे लिया, तो आप याद रखिएगा कि पार्नेल से लिया था इन्होंने। जर्मन दार्शनिक नीत्शे से अतिमानव का विचार लिया इन्होंने। जर्मन दार्शनिक हेगल से आदर्शवादी राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य के विचार से प्रभावित थे, मतलब राज्य का ईश्वरीय स्वरूप। और जर्मन विचार लॉम्प्रेस्ट की संस्कृति चक्र सिद्धांत, ठीक है ना, संस्कृतियां किस तरह से एक के बाद आती हैं, ठीक है ना, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने मानव चक्र सिद्धांत दिया था, ठीक है। किससे? इसी आपका संस्कृति चक्र सिद्धांत से। तो लॉम्प्रेस्ट के संस्कृति चक्र सिद्धांत से इन्होंने प्रेरित होकर मानव चक्र सिद्धांत दिया। हेगल के विवेकवाद के अलावा अरविंदो पर शोपेनहावर नीत्शे होगा, ये नोट से लिखा है, ये नीत्शे है, हाँ। और ये कौन नीत्शे, और ये टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, बर्गसा, हाँ ये वर्गसा नहीं है, वर्गसा है ना। और शोपेनहावर, ठीक है, ये शोपेनहावर है, शोपेनहावर ये रहा ऐसे, ठीक है ना। शोपेनहावर नीत्शे और वर्गसा से अंतर्दृष्टि व अंतर प्रजावाद लिया, ठीक है ना। लेकिन आप कुछ ना याद रखो तो ये जरूर याद रखना कि स्वामी विवेकानंद से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद लिया था इन्होंने, पार्नेल से इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत लिया था, हेगल से इन्होंने आदर्शवादी राष्ट्रवाद या ईश्वरीय स्वरूप, राज्य का ईश्वरीय स्वरूप ये वाला लिया था। और लॉम्प्रेस्ट से क्या लिया था? संस्कृति से प्रेरित होकर इन्होंने मानव चक्र सिद्धांत दिया था। तो ये चार आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना, ये चार जरूर याद रखना है। ये पांचवा ना भी याद रहे कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी। सावित्री, ये एक कविता है दोस्तों, क्या है ये? एक सावित्री कविता है, ठीक है। इसमें क्या है? महाभारत के सत्यवान व सावित्री की कथा है ये। किसकी? महाभारत के सत्यवान व सावित्री, इसकी कथा है ये। और ये ना, इसका सावित्री को शॉर्ट में बोलते हैं, हालांकि इसकी बुक का नाम है सावित्री A legend and a symbol, a legend and a symbol। तो आप ये याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि सावित्री जो अरविंदो की रचना है इसका पूरा नाम क्या है। तो सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनकी दूसरी प्रमुख रचना है द लाइफ डिवाइन, ठीक है। कौन सी है? द लाइफ डिवाइन है। एस्से ऑन गीता, ये इनकी बहुत फेमस पुस्तक है और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। इसमें ये इन्होंने तब लिखी थी जब ये जेल में थे। कहाँ थे? जेल में थे, तब इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने कहा था कि इस जेल के अंदर जब मैं था तो मेरे सामने ईश्वर प्रकट हुए, मेरे सामने ईश्वर प्रकट हुए, है ना। और क्या? मुझे गीता दे दी, मुझे क्या दे दी? गीता दे दी, गीता जो बुक है ना वो दे दी। और सनातन धर्म का मुझे क्या करवाया? बोध करवाया, धर्म का बोध करवाया मुझे, ठीक है। तो ऐसा कहा, आपको जरूर हंसने में लगेगा कि हाँ भाई भगेश्वर कैसे आ सकते हैं, कैसे प्रकट हो सकते हैं। तो ठीक है, ये अपने अपने विचार हैं। कई बार कुछ लोगों को, अब इसके ऊपर क्या चर्चा की जाए, है ना। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये ऐसे उन गीता के अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि जो ईश्वर हैं वो मेरे सामने प्रकट हुए, उन्होंने मुझे गीता दी और सनातन धर्म का मुझे बोध करवाया। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन साइकिल, है ना।
तो ह्यूमन साइकिल तो वही वाली है, आपका मानव चक्र का सिद्धांत दिया है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। फिर उसके बाद द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अंदर एक्चुअली इन्होंने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं ना, राजनीतिक विचार दिए हैं। उसके बाद एक ये न्यूज़पेपर है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम एक न्यूज़पेपर है। पहले इसका संपादन जो था वो विपिन चंद्र पाल कर रहे थे, विपिन चंद्र पाल इन्होंने किया था। लेकिन इनके जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो फिर इसका संपादन ये करने लगे, आपका अरविंदो करने लगे, ठीक है ना, इनके इस्तीफे के बाद। फिर कर्मयोगी और धर्म, ये दो जो है आपके ये साप्ताहिक अखबार हैं इनके। क्या है? ये साप्ताहिक अखबार हैं। तो ये इनके बारे में इनकी पुस्तकें हैं, इनकी रचनाएं हैं, आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे मानव चक्र क्रम सिद्धांत, है ना, मानव चक्र सिद्धांत या मानव चक्र क्रम का सिद्धांत। और ये इन्होंने लामप्रेस्ट से प्रेरित होकर लिया है। अब अरविंदो का विश्वास था कि मानव संस्कृतियां व सभ्यताओं का विकास चक्र क्रम में होता है, एक साइकिल के रूप में होता है। क्या होता है? एक साइकिल के रूप में होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके ये घूमता रहता है, ऐसे करके घूमता रहता है, ठीक है ना। जैसे साइकिल के चक्र होते हैं वो घूमते रहते हैं ना, वैसे ये भी घूमता रहता है, ऐसा इनका मानना है। इसीलिए इसका नाम इन्होंने मानव क्रम या चक्र सिद्धांत कहा इसको। यानी मानव इतिहास का क्रमिक विकास होता है। अरविंदो के इस दर्शन पर जर्मन विचारक कार्ल लामप्रेस्ट है, सॉरी ये गलत लिखा गया है, लामप्रेस्ट है, ये लाम टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। लामप्रेस्ट के संस्कृतियों के चक्र सिद्धांत का प्रभाव है। संस्कृति मतलब अलग अलग संस्कृति एक वन बाय वन करके आती है, ठीक है ना, एक क्रम में आती है, एक चक्र के क्रम में आती है। ऐसा नहीं कि कोई पहले आ रही है जो मर्जी तब आ रही, नहीं। अब लामप्रेस्ट जर्मनी के एक विचारक हैं, ठीक है। उन्होंने राजनीतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं जो इस प्रकार है। पहला जो है आपका वो है प्रतीकात्मक युग, ठीक है ना, ये 7 लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रतीकात्मक युग है, मतलब आदिम जर्मनी था। दूसरा हो गया आपका प्रकारात्मक युग, मतलब आरंभिक युग, ठीक है ना, जो शुरू में आरंभिक युग था, आरंभिक मध्य युग, ठीक है। उसके बाद परंपराबद्ध युग, प्रवर्ती मध्य युग, मतलब आपका प्रवर्ती मध्य युग। फिर उसके बाद ये जो है ये आपका एक प्रकार से मध्यकाल आप कह सकते हो, ठीक है ना। व्यक्तिवादी युग, ये जो युग है ये पुनर्जागरण, जब मैकियावेली के बाद का टाइम जो आता है, जब विवेक का, उद्योगवाद का, पूंजीवाद का, वो वाला टाइम जो है ये है, जब लोग तर्क करना सीख जाते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ज्ञान इन सब चीज़ों का हो जाता है। फिर आता है आत्मनिष्ठ युग, यानी रोमांसवाद युग, भौतिकवाद युग है, भौतिक चीज़ों की तरफ आदमी का झुकाव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये आपका तनाव का युग है। तो ये है एक प्रतीकात्मक आदिम जर्मनी है, जब बिल्कुल शुरुआती समय था। फिर प्रकारात्मक युग आ जाता है, आरंभिक मध्य युग कह सकते हैं। फिर परंपराबद्ध युग है, जिसमें परंपराएं बनती हैं, रीति रिवाज बनते हैं, धर्म का वर्चस्व रहता है, ठीक है ना। धर्म हर एक चीज़ में, पॉप जो होता है हर एक चीज़ में आपका हस्तक्षेप करता है। फिर व्यक्तिवादी युग आता है, जब औद्योगिकरण का विकास होता है, पुनर्जागरण का टाइम होता है, ये लोगों के अंदर तर्क करना आता है, वो विवेक से कार्य लेते हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने संस्कृतियों को विभाजित किया है और इन्होंने कहा है कि एक चक्र के रूप में ये आते हैं। अब अरविंदो क्या कहते हैं? लामप्रेस्ट के इस प्रकार के सिद्धांत को भारत पे लागू कर दिया इन्होंने, और लामप्रेस्ट के मनोविज्ञान में भारतीय अध्यात्म को मिला देते हैं ये। अब ये क्या करते हैं? अब ये देखो, ये मानव चक्र का सिद्धांत कैसे बनाते हैं।
ह्यूमन साइकिल थ्योरी। सीधा क्वेश्चन आएगा ह्यूमन साइकिल थ्योरी किसकी देन है, ठीक है ना, या किसने दिया, तो आप याद रखना। अब ये भी प्रतीकात्मक युग बताते हैं, मतलब इसको कहते हैं वैदिक युग। ये क्या कह रहा है कि आदिम जर्मनी कहता है ये वैदिक युग बताते हैं। क्या बताते हैं? वैदिक युग। फिर प्रकारात्मक युग, ठीक है ना, मतलब वर्ण व्यवस्था वाला युग, मतलब जो कार्य, जिसके अंदर कार्य विभाजन है, ठीक है ना, कार्य के हिसाब से अलग अलग वर्ण बन गए हैं, इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था वाला उत्तर वैदिक काल। अब आ गया परंपरावाद युग, जाति व्यवस्था वाला सामाजिक व्यवस्था युग, यानी मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत में आप देखते हो तो इसमें क्या है कि इसमें एक परंपराएं बन जाती हैं, ठीक है ना, जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा विकृत हो जाती है और एक प्रकार से पैठ कर लेती है, ठीक है ना। सामाजिक व्यवस्था, ये ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें जाति व्यवस्था अत्यधिक विकृत है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हर एक जाति के लिए कोई ना कोई कार्य डिसाइड है, एक जाति वाला दूसरी जाति में प्रवेश नहीं कर सकता, बंद जातियों का स्वरूप बंद है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मध्यकाल के बाद व्यक्तिवादी युग आ जाता है। व्यक्तिवादी मतलब ये पश्चात प्रभाव वाला है, आधुनिकीकरण युग है जो बुद्धि, विवेक और स्वतंत्रता की बात करता है। अब आदमी जो है आधुनिक युग में बुद्धि से और विवेक से काम लेता है और स्वतंत्रता उसको चाहिए, ठीक है ना। तो ये व्यक्तिवादी युग है। फिर आत्मनिष्ठवादी युग, अरविंदो के अनुसार इसकी जगह, अब ये आत्मनिष्ठवादी युग जो है ना, जो इसने लामप्रेस्ट ने बताया है, रोमांसवाद, ठीक है ना, आत्मनिष्ठ युग अरविंदो के अनुसार इसकी जगह आध्यात्मिक युग आना चाहिए। कौन सा? आध्यात्मिक युग आना चाहिए। आध्यात्मिक युग आना चाहिए ताकि मानवीय आत्मा का सर्वोच्च विकास हो सके और अति मानव का आगाज हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई जहाँ आत्मनिष्ठवादी युग में रोमांसवाद ज्यादा हावी है, ठीक है ना, भौतिक चीजों के प्रति भौतिकवाद प्रभावित है, वहीं पे अरविंद कह रहे हैं कि यहाँ पे आध्यात्मिक युग आना चाहिए, ठीक है ना, आध्यात्मिक नैतिकता की बात होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन सब चीजों का ये इसमें समावेश चाहते हैं ताकि मानवीय आत्मा का सर्वोच्च विकास हो सके और अति मानव, सुपर ह्यूमन का आगाज हो सके। एक ऐसा मानव जो अति मानव, ठीक है ना, ऐसा मानव जो क्या हो, सुपर ह्यूमन हो। सुपर ह्यूमन की हम आगे चर्चा एक बार जरूर करेंगे कि सुपर ह्यूमन कौन है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हमने चर्चा की कि मानव चक्र सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। इसको विकास का एकीकृत सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? विकास का एकीकृत सिद्धांत भी कहा जाता है। आध्यात्मिक नीतिवाद या देवी न्याय का सिद्धांत, अब ये भी इनका दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है इनका। अब ये कहते क्या है? अरविंदो ने मानवीय इतिहास के संदर्भ में आध्यात्मिक नीतिवाद या देवी न्यायवाद, इनका कहने का मतलब आध्यात्मिक नीतिवाद की अध्यात्म जो है ना वो नियत करता है कि क्या होगा, है ना। अध्यात्मवाद मतलब देवी, इसको देवी न्याय मतलब जो मिल रहा है हमें वो क्या है? वो देवी का न्याय है। क्या है? देवी की कृपा है, देवी का दंड है, या जो भी है वो सब कुछ देवी दे रही है, या फिर जो भी घटना घट रही है वो क्या है? वो ईश्वर की वजह से हो रहा है, ईश्वर वो कर रहा है, ठीक है। अब अरविंदो के अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना, प्रत्येक चरण में मूल में क्या है? ईश्वरीय शक्तियां कार्य करती हैं। काली परमात्मा की नियामक शक्ति या गतिशील क्रियाकलाप की इतिहास है। अरविंदो के इस देवी न्याय के सिद्धांत पर भगवद गीता व हेगल का प्रत्ययवाद का प्रभाव है। हेगल की तरह अरविंद भी राष्ट्र को देवी और विश्वात्मा मानते हैं और मानते हैं राष्ट्र की आत्मा होती है जो सर्वोच्च होती है। अब इसको जरा समझ लो, ठीक है ना, इसमें ज्यादा वर्ड में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि अरविंदो कहते हैं कि ये राष्ट्र को एक उसके समान मानते हैं, एक ईश्वर के समान मानते हैं। राष्ट्र की तुलना ईश्वर से कर देते हैं हेगल की तरह, ठीक है ना। हेगल भी क्या करता है कि राष्ट्र राज्य को क्या मानता है? देवी मान लेता है ना, ईश्वर मान लेता है। तो उसी तरह से ये भी पहली बात तो ये क्या करते हैं कि ये ईश्वर मान लेते हैं आपका राष्ट्र को, ठीक, राष्ट्र को ईश्वर मान लेते हैं। अब उसके बाद होता ये है कि भाई
दूसरी सबसे बड़ी बेजोड़ बेजोड़ बात जो है वो क्या कहते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, वो सब क्या है, वो काली की कृपा है, ठीक है ना, अर्थात देवी की कृपा है, वो देवी ने नियत कर रखा है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, क्या हो रही हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। तो अब ये कहते हैं कि भाई जैसे इंग्लैंड हमारे ऊपर राज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंग्लैंड हमारे ऊपर ऊपर राज कर रहा है, ये भी क्या है, ये भी ईश्वरीय वो है, ईश्वर के द्वारा नियत किया गया है, ईश्वर के एक प्लान का एक हिस्सा है, उसके कार्य का एक हिस्सा है, ठीक है ना। अब इसके लिए वो कई सारे उदाहरण देते हैं, जैसे बंगाल का राष्ट्रवाद, ब्रिटिश शोषण, उत्पीड़न, है ना, ये सब क्या है, ईश्वर की योजना के अंग है। फ्रांस की क्रांति भी ईश्वर की इच्छा का परिणाम है ना। मिराबो, दांते, रोबोस्पियर, नेपोलियन आदि क्रांतिकारी, ये सब क्या है, ये काली की ही इच्छा रूप है, ठीक है ना। और अरविंदो ये कहते हैं कि अंग्रेजी शासन भी देवीय व्यवस्था का एक रूप है, जो भारत को उसकी भूलों के लिए दंडित करने और नवीन जागरूकता का संचार करने के लिए क्या है, आया है। उन्होंने लिखा, अब वो ये भी कहते हैं कि भाई अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज का जो दमन है ना, वो हमारे ऊपर एक हथौड़े की तरह है, क्या है, एक हथौड़े की तरह है। और इससे क्या होगा कि जैसे हथौड़ा जब लोहे पे पड़ता है तो उसको अच्छा एक आकार दे देता है, उसी तरह से ये जो हमारा शोषण करेंगे, हमारा दमन करेंगे, तो हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेंगे। तो ऐसे विचार इनके अरविंदो का है, इसी को आध्यात्मिक नीतिवाद या देवी न्याय का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। और कार्ल मार्क्स का क्या है, कार्ल मार्क्स का आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत है कि जो आर्थिक वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो नियत करती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि क्या होगा। उसी तरह से ये कहता है आध्यात्मिक नीतिवाद, मतलब आध्यात्मिक ईश्वर जो है वो नियत करेगा कि क्या घटना होती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इन्होंने अपने इसके अंतर्गत इन्होंने कही। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अरविंद के राजनीतिक दर्शन के बारे में हम समझते हैं कि इसका राजनीतिक दर्शन क्या है। सबसे पहला इनका आता है निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, जो इन्होंने किससे लिया था, इन्होंने आयरलैंड के जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनसे लिया था ये, ठीक है ना, किसके, आयरलैंड के स्वतंत्रता सेनानियों से। इनसे लिया था। और कौन थे इनके नेता, कौन थे, अब ये एक ना आयरलैंड में ना एक आंदोलन चला था, जिसको ये जो था ये ब्रिटेन के खिलाफ था। किसके खिलाफ था, ब्रिटेन के खिलाफ था। और इसको कहते हैं आपका सिन फिन आंदोलन। क्या कहते हैं, सिन फिन आंदोलन। इसको क्या कहते हैं, सिन फिन आंदोलन कहते हैं। ये ब्रिटेन में चला था। और ये जो आयरलैंड का जो इस आंदोलन के जो नेता थे ना, इस आंदोलन के जो नेता थे वो पारनेल थे। कौन थे, पारनेल थे। जो और इन्होंने क्या किया था कि भाई ये जो आपका निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत था ना, इसका बहुत अच्छे से सफल प्रयोग किया था इन्होंने। क्या किया था, सफल प्रयोग किया था। और इसी प्रयोग से और इसी सिद्धांत से प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। और ये चाहते थे कि भारत में भी भाई निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत को का पालन करके क्या किया जाए, आजादी या मुक्ति प्राप्त की जाए। अब 1905 में इन्होंने, है ना, जब भंग हुआ था और स्वदेशी आंदोलन उग्रपंथियों ने चालू किया था, तो उसी समय इन्होंने एक नारा दिया था कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, ठीक है ना, तो सहयोग नहीं। कि अगर आप नियंत्रण नहीं देंगे तो हम सहयोग भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम सहयोग नहीं करेंगे। आप नियंत्रण दो, हम सहयोग करेंगे, अदरवाइज हम सहयोग नहीं देंगे। मतलब सत्ता दो हमें, ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, आपको सहयोग करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे।
अब निष्क्रिय प्रतिरोध जो आप देखते हो ना, अब जब निष्क्रिय प्रतिरोध की बात आई है ना, तो निष्क्रिय प्रतिरोध का उल्टा क्या है? सक्रिय प्रतिरोध। और जो किसका है? वो गांधी जी का है ना, सक्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध में जो है कि थोड़ा सा और हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि है क्या ये। तो निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत क्या होता है? हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अंदर संगठित तरीके से इसका कोई स्थान नहीं है, संगठित तरीके से शांतिपूर्ण उपायों से के माध्यम से सत्ता का विरोध किया जाता है, ठीक है ना, सत्ता का विरोध किया जाता है। इसमें सत्ता का विरोध किया जाता है। इसमें अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग नहीं है, अस्त्रों शस्त्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रयोग नहीं है। अब ये जो कहते हैं, ये अरबिंदो कहते हैं कि जो ये नरम पंथियों ने अनुनयन, विनय, प्रार्थना, याचिका का जो तरीका अपनाया है ना, इसको ये बेकार बताते हैं, ये बेकार बनाते हैं कि इससे भैया कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ये कहते हैं, ये जो बम और गोली वाली नीति है ना, ये अनुनयन विनयन तो ये तो कामयाब होगा नहीं। दूसरा बम, बल कह रहा हूं, बम, गोली, बंदूक, इससे भी काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। इससे ये प्रार्थना की भाषा तो समझते नहीं है, और बम गोली और बंदूक की भी भाषा, क्योंकि भाई सरकार है, वो ब्रिटिश सरकार है, उसके पास भी बम गोली बंदूकों की कमी नहीं है, बहुत है उसके पास, दुनिया जहान का बम गोली बंदूक है, मार देगा, तो उससे काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या करो कि आप निष्क्रिय प्रतिरोध करो। क्या करो? निष्क्रिय प्रतिरोध। अब ये काम आएगा भैया, क्या आएगा? अब ये काम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर बम गोली बंदूक का प्रयोग करोगे तो आपको पकड़ लेंगे और आपको जेल में डाल देंगे, फिर आप वहां पे चक्की पीसो या फिर आपको फांसी हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी काम नहीं आएगा, और उनके पास बम गोली बंदूक बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो नरमपंथी अपनाते थे, अनुनय विनय प्रार्थना याचिका, ये भी काम कारगर नहीं थी, ठीक है ना। वो फिर ये समझते थे कि ये तो लाचार हैं, भीख मांग रहे हैं, देंगे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे। तो ये दोनों तरीके का इन्होंने विरोध किया, और इन्होंने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध सबसे बढ़िया है। क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसको पार्नेल ने कहीं ना कहीं अपना भी लिया था, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को, ठीक है ना। तो इससे वो बहुत प्रभावित थे, और उसी के आधार पे भारत में अब गांधी जी भी हैं, वो भी तो उनका सक्रिय प्रतिरोध था, है ना, उनका क्या था? सक्रिय प्रतिरोध था। तो कहीं ना कहीं उस इस तरह के प्रतिरोध से हमें, इस तरह के विरोध से हमें, इस तरह की कार्रवाई से हमें आजादी आसानी से मिल गई। अभी कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध दो स्तर पे काम करता है। प्रथम आत्म विकास करता है। पहला क्या करेगा? आत्म विकास करेगा, है ना। और आत्म विकास के लिए स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा अपनाई जाती है, ठीक है ना। अगर आत्म विकास करना है तो आप क्या करोगे? स्वदेशी करोगे, ठीक है, मतलब अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करोगे। उसके बाद आपका, है ना, आत्म विकास प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा? के लिए स्वराज चाहिए, आत्म विकास के लिए स्वराज चाहिए, स्वराज। और स्वराज कैसे मिलेगा? स्वराज के लिए आपको करना होगा, स्वदेशी को अपनाना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन करना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा पे बल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको तब चाहिए। आपको स्वदेशी स्कूल हो गए, स्वदेशी कॉलेज हो गए, जो मदरसे न्यायालय खोलने पड़ेंगे, अंग्रेजों के न्यायालय का बहिष्कार करना पड़ेगा, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार करना पड़ेगा, अंग्रेजी कॉलेजों का बहिष्कार करना पड़ेगा, अंग्रेजी न्यायालयों का विरोध करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अपने
घर की बनी हुई जो बने हुए जो संस्थान है, अपने देश के बने हुए संस्थान है, उन पे उनमें उनको ज्वाइन करना होगा। और दूसरा तरीका था बहिष्कार। दूसरा क्या था? बहिष्कार, जिसको आप बार बार सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना। बहिष्कार यानी बायकॉट भी कहते हैं इसको। अब किस चीज से आप बायकॉट करोगे? आप विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे, मतलब उनको लेना बंद कर देंगे, ठीक है ना, उनको खरीदना बंद कर देंगे। जब आप विदेशी वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे, उनका प्रयोग करना बंद कर देंगे, तो उनको क्या होगी? आर्थिक हानि होगी, आर्थिक हानि होगी, उनके उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, ठीक है। और आप फिर क्या करेंगे? आप भारत की बनी हुई स्वदेशी वस्तुएं यूज करेंगे, ठीक है, स्वदेशी वस्तु यूज करेंगे, तो अपने देश के लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो एक तरफ नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, एक तरफ लाभ हो रहा है। तो इस तरह का इन्होंने बताया कि निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत इन्होंने ये चीजें बताई, ठीक है ना। तो एक ये हमने किया इनका निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा, इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहते हैं। राष्ट्रवाद, ठीक है ना, तो याद रखना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहते हैं। और इसमें राष्ट्रवाद को धर्म और अध्यात्म से जोड़ दिया इन्होंने। क्या किया? राष्ट्रवाद को धर्म और अध्यात्म और से जोड़ दिया। राष्ट्रवाद को धर्म और अध्यात्म से जोड़ दिया। अब ये राष्ट्रवाद को एक धर्म बताते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? एक धर्म है। क्या है? एक धर्म है। भारत माँ एक देवी है, देवी है, जो अंग्रेजों से शोषित है, अंग्रेजों से शोषित है ना। ये राष्ट्र को ना, एक राष्ट्र को भौतिक नहीं मानते हैं, ठीक है ना, भौतिक इकाई नहीं मानते, ये भौतिक इकाई नहीं मानते, मतलब कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है ये, ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, इसको एक सजीव मानते हैं और ईश्वर मानते हैं। अभी कहते हैं सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म में। क्या है? सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि सनातन धर्म का तात्पर्य हिंदू पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ पद्धति से नहीं है ना, बल्कि ये क्या है? राष्ट्र, आप पूजा पाठ करोगे, पूजा पाठ इन सब चीजों को नहीं मानते, हिंदू पूजा पाठ को नहीं मानते ये, बल्कि ये कहते हैं कि भाई राष्ट्र के प्रति बलिदान। क्या? राष्ट्र के प्रति प्रेम और बलिदान। बलिदान को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही ये क्या बोलते हैं? राष्ट्र मानते हैं। और राष्ट्र की सेवा ही को ये अपना धर्म मानते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्र की सेवा को ये धर्म मानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि भाई ये पूजा पाठ करना ये नहीं है, उसकी बात ये नहीं करते हैं। ये तो ये कहते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, सनातन धर्म का तात्पर्य ये नहीं बताते कि पूजा पाठ ये सब इन सब चीज़ों को नहीं बताते ये, बल्कि राष्ट्र के लिए आप त्याग करो, बलिदान करो, वो है उसी को ये क्या कहते हैं? राष्ट्र की सेवा कहते हैं, उसी को ही धर्म बताते हैं ये। अब ये कुछ एक दो कोटेशंस होती हैं इस संदर्भ में, इनकी बहुत बेजोड़ कोटेशंस हैं। अब अरविंदो कहते हैं कि राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। क्या कहते हैं? अरविंदो कहते हैं राष्ट्रवाद कोई कोरा, मतलब सिर्फ कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ठीक है ना। क्या है? एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रवाद एक धर्म है। राष्ट्रवाद एक धर्म है जो सीधा ईश्वर से आया है, जो सीधा
ईश्वर, मतलब इसको ईश्वर ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है ना। क्या हमने हमने नहीं बनाया है, ईश्वर से आया है। राष्ट्रवाद अनश्वर है, मतलब कभी समाप्त नहीं होता है ना। जैसे ईश्वर कभी नहीं मरता है, उसी तरह से राष्ट्र भी क्या है, अनश्वर है। ऐसी बातें आपका ये कहते हैं अरबिंदो। एक तो ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। दूसरी है, राष्ट्रवाद एक धर्म है, एक धर्म है। राइटिंग गंदी है इसीलिए बोल रहा हूं, तो आप कर लीजिएगा नोट। जो ईश्वर के यहां से भारत आया है, जो ईश्वर के यहां से भारत आया है, तथा समय ईश्वर का मार्गदर्शन कर समय ईश्वर इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तथा ईश्वर स्वयं इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों कोटेशन इन्होंने दी है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, याद रह जाए तो ठीक है ना, वैसे याद रह जाएगा आप लोगों को। अब एक इसी में थोड़ा सा और है कि भाई जो ये स्वामी विवेकानंद जी से क्या लेते हैं, ये लेते हैं नव वेदांत लेते हैं, ठीक है ना। और जो नव वेदांत है ना, वो राष्ट्रवाद पर बल देता है ना। आप विवेकानंद जी का देखिए लेक्चर देखा होगा आपने, तो आप देखेंगे वो नव वेदांती थे, और कहीं उनका जो राष्ट्रवाद था, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद जो था, उनका नव वेदांत आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर आधारित था। तो ये सारी बातें इन्होंने कही थी। अब इसके बाद मानव एकता का सिद्धांत देते हैं ये। हाँ, मानव एकता का वह विश्व संघ की अवधारणा, बहुत बढ़िया अवधारणा है इनकी, विश्व संघ की। हम इसको समझेंगे कि भाई ये क्या है। अरबिंदो का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं है ना, कि भाई ये किसी एक जाति के बारे में, समुदाय के बारे में, या एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में नहीं है। ये मानव एकता के बारे में है। क्या है? मानव एकता। विश्व अंतरराष्ट्रवाद कैसे? अंतरराष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम, है ना, और सर्व कल्याण, ठीक है ना। इन सब चीजों पर ये विश्वास करता है, इन सब चीजों पर आधारित है, इन सब चीजों को अपना आदर्श मानता है ना। और इसलिए इन्होंने अपनी जो रचना द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, है ना, में विश्व संघ की अवधारणा प्रस्तुत की है। क्या है? जो इनकी पुस्तक है, जो है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो इसमें क्या देते हैं? विश्व संघ का विचार देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि अपनी किस पुस्तक में अरबिंदो ने विश्व संघ का विचार, या वसुधैव कुटुंबकम का विचार, ठीक है, या मानव एकता का विचार, या विश्व संघ की अवधारणा दी, तो वो है आपका द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी, है ना। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। और अब ये कहते हैं कि भाई जो मेरा जो विश्व संघ है वो लीग ऑफ नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो ये वाले संगठन ये स्थायी है। जैसे विश्व संघ है वो आपका जो, जैसा कि आपका लीग ऑफ नेशन है वो खत्म हो गया था, है ना। तो या फिर जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर शक्तिशाली राष्ट्र गलत उपयोग करते हैं यूनाइटेड नेशन का और अपने हिसाब से नियम बनवाते हैं, वैसा नहीं होगा, ठीक है ना, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे सैनिक बल या फिर कूटनीतिक प्रपंच ये सब नहीं होंगे। विश्व संघ स्वतंत्र राष्ट्रीयताओं का विश्व संघ होगा, मतलब जहाँ पे सब स्वतंत्र होंगे, कोई अधीन नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा,
कोई बड़ा नहीं होगा, कोई गुलाम नहीं होगा। विश्व संघ की धारणा मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय समानता, मानवीय बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित होगी, जिसका अंतिम आदर्श क्या होगा? मानवीय एकता तथा आधारशिला क्या होगी? स्वतंत्रता। ठीक है ना, कि मतलब हर कोई स्वतंत्र है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है ना, तो ये ऐसे विचार इन्होंने दिए इन्होंने। तो ऐसी बातें इन्होंने अपने मानव एकता और विश्व संघ की अवधारणा में दिए। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है आपका व्यक्तिवाद या समाजवाद का खंडन। इन्होंने व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों का ही खंडन कर दिया था। ठीक है ना। अब ये जो है ये क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाद जो है ना, इसको एक मतलब एक गलत धारणा कहते हैं, एक मिथ्या दर्शन बताते हैं। क्योंकि व्यक्तिवाद के अंतर्गत होता क्या है कि व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, अपने फायदे के बारे में सोचता है और बाकी सभी लोगों का कल्याण भूल जाता है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जबकि ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग है व्यक्ति, और जिसका अनुभव वो किससे करता है? एक राष्ट्र के माध्यम से करता है। अब वो कहते हैं आगे कि मानव की आत्मा सर्वहित के लिए विशाल संगठन से जुड़ना चाहती है, कि मतलब हम राज्य से, राष्ट्र से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है ना, हम क्या है कि हम सभी के हित के लिए, हम पूरे समाज के हित के लिए, पूरे राष्ट्र के हित के लिए हम क्या करते हैं? समाज से या राष्ट्र से जुड़ते हैं। और ये जो समूह होते हैं या ये जो राष्ट्र होते हैं, इनकी एक समय की आत्मा होती है। व्यक्ति की आत्मा विभिन्न समूहों की आत्मा एक गहन जाल से आबद्ध होती है, मतलब जुड़े होते हैं। एक हमारे राष्ट्र की आत्मा और हमारी आत्मा ये क्या है? एक जुड़ी हुई है, जिसे हम वृत्तों के भीतर वृत्त कह सकते हैं। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं हम? वृत्तों के भीतर, मतलब घेरों के मध्य घेरा। अब ये जो है ये पुराने के लोग इसे लोक संग्रह का सिद्धांत कहते थे। लोक संग्रह सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि भाई मनुष्य समय के साथ साथ पूरे समाज और सामाजिक प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहना और उससे बंधे रहना। ठीक है ना, क्या कि हम अपने कर्तव्यों से, हम अपने आप से, अपने लाभ से, अपने हानि के लिए तो हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम समाज के लाभ हानि के लिए भी हम उनके हमारे जो कर्तव्य हैं उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे को कहते हैं लोक संग्रह का सिद्धांत कहते हैं। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो इस वजह से ये क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद की आलोचना करते हैं कि इसमें व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता है। तो इसको व्यक्तिवाद का इस आधार पर इन्होंने कर दी आलोचना। और उसी तरह से अब ये क्या करते हैं कि आपका समाजवाद को भी की आलोचना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होती है। समाजवाद में तो स्वतंत्रता होती नहीं है। यहाँ तो इतनी स्वतंत्रता है कि ये समाज से और राष्ट्र से कट जाता है, राष्ट्र से कट जाता है। और यहाँ इतनी स्वतंत्रता है कि भाई हर एक राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या कर देती है? समाप्त कर देता है। तो ये यहाँ पे भी इसका विरोध करते हैं। अब ये कुछ एक और बातें कहते हैं कि एक दल, ठीक है ना, एक दल, चाहे फिर वो रूस में हो, जर्मनी में हो, इटली में हो। ठीक है ना, तो रूस में कौन सा था? साम्यवाद। ठीक है ना, और जर्मनी में कौन था? नाजीवाद। और इटली में कौन था? फासीवाद। ये इस तरह से मिलान करना भी आ सकता है, इस तरह से मिलान करना आ सकता है। एक तरफ देशों के नाम लिखे होंगे, इधर ये लिखा होगा और इधर लिखा होगा ब्रिटेन, और इधर लिखा होगा आपका लोकतंत्र लिखा होगा, लोकतांत्रिक या पूंजीवादी या उदारवादी लिखा होगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन मिलान करने में अक्सर आ जाते हैं। चलो बहरहाल हम वो करते हैं, अरविंदो से रिलेटेड करेंगे, है ना। तो ये क्या है? साम्यवाद में भी एक दल का शासन है, नाजीवाद में भी तानाशाही है। इनमें तीनों में क्या है? ये कहीं ना कहीं इन तीनों में तानाशाही है, और इसे तर्क के द्वार का अंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इन तीनों को एक तर्क के द्वार का अंत।
का अंत कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई साम्यवाद के अंतर्गत आप तर्क नहीं कर सकते, आप राज्य से तर्क नहीं कर सकते, राज्य आपकी स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। जैसे आपकी आप देखते हैं ना, चीन के अंतर्गत सेम यही हालत है। आप चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ तर्क नहीं कर सकते, उससे सवाल नहीं पूछ सकते, उसकी आलोचना नहीं कर सकते। जर्मनी में सेम यही कंडीशन, नाजीवाद था, जो हिटलर कहता था वही मान्य होता था, वही अंतिम होता था, वही सत्य होता था। और वो ये भी कहता था कि भाई अगर 100 बार अगर झूठ को प्रचार किया जाए तो वो सच हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या, तर्क नहीं कर सकते। और फांसीवाद के अंतर्गत भी आप तर्क नहीं कर सकते, मतलब आपको स्वतंत्रता है ही नहीं है। तो इसी को इन्होंने तर्क के द्वार का अंत कहा। तो आप ये बात याद रखना कि क्वेश्चन इस तरह से बन के आएगा कि अरबिंदो ने किन देशों के संदर्भ में तर्क के द्वार का अंत शब्द का प्रयोग किया, तो वो रूस, जर्मनी, इटली थे, ठीक है ना, या साम्यवाद, नाजीवाद और फांसीवाद वाली व्यवस्थाएं थी। तो ऐसा इन्होंने कहा, क्योंकि तर्क के द्वार का अंत का तात्पर्य है कि भाई स्वतंत्र सोच, विवेक, बुद्धि, इसका जो होता है ये समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगी और आपकी स्वतंत्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी को इन्होंने तर्क के द्वार का अंत कहा है। अब इसके बाद एक अतिमानव का जो इन्होंने अतिमानव की जैसे कि हम थोड़ा सा अतिमानव के बारे में भी समझ लेते हैं कि अतिमानव क्या है। अतिमानव की बात करते हैं, ये अतिमानव। अब जो है अतिमानव जो होता है, ऐसा मानव जो जिसमें आध्यात्मिक गुण होंगे, जिसमें उस ईश्वरीय गुण होंगे, जो ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति करेगा, जो आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करेगा, है ना। तो ऐसा रूपांतरित व्यक्ति होगा, ठीक है ना। ऐसा रूपांतरित व्यक्ति जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो अतिमानव बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, अतिमानव बन जाएगा। और ऐसा मानव जो होगा वो क्या होगा, सर्व ज्ञान संपन्न होगा, विश्व के ज्ञाता होगा, सृष्टा होगा, है ना, के रूप में इसका अवतरण होगा। तो वो क्या कहलाएगा, अति मानव कहलाएगा। तो ऐसा मानव जो होगा वो क्या होगा कि बंधुत्व की बात करेगा, मानव एकता की बात करेगा, ठीक है ना, सबके कल्याण की सोचेगा, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आध्यात्मिक उच्च शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो जिसके पास ऐसी आध्यात्मिक उच्च शक्तियाँ होंगी तो वो कैसी बात करेगा, मानवीय एकता के आदर्श पे चलेगा, है ना। तो इस तरह की सच्ची बंधुत्व, एकात्मक चेतना जागृत होगी उसके अंतर्गत। तो इस तरह से वो बात करते हैं कि ऐसे मानव की बात करते हैं जो ये आध्यात्मिक और दिव्य शक्तियों से युक्त हो। ऐसे अतिमानव की बात करते हैं और ऐसे अतिमानव का आना आवश्यक है, तभी क्या बोलते हैं, आपका जो वसुंधम कुटुंबकम वाला वो कॉन्सेप्ट है, तभी वो साकार हो सकेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अरबिंदो क्या है, उनके राजनीतिक विचार क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन से उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।